कहानी की शुरुआत ओक्लाहोमा के विशाल और खुले मैदानों से होती है, जहां आसमान का रंग धीरे धीरे गहरा और डरावना होता जा रहा है और हवाओं की सनसनाहट किसी आने वाली बड़ी तबाही का इशारा कर रही है। यहां केट कूपर नाम की एक होनहार युवा वैज्ञानिक अपने दोस्तों की टीम के साथ एक बहुत ही जोखिम भरा प्रयोग करने आई है। केट का मकसद सिर्फ तूफान का पीछा करना नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा रसायन उस बवंडर के अंदर भेजना चाहती है जो उसकी नमी को सोख ले और उसे शांत कर दे ताकि वो तबाही न मचा सके। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड जेब और दोस्त एवी और प्रवीण भी हैं, जो इस मिशन को लेकर बहुत उत्साहित हैं और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जबकि उनका एक साथी जावी थोड़ी दूरी पर गाड़ी में बैठकर रडार पर नजर रखे हुए है। जैसे ही वो भयानक बवंडर जमीन को छूता है, धूल और मलबे का एक विशाल गुब्बार आसमान की तरफ उठने लगता है और केट की टीम अपनी गाड़ी लेकर उसके रास्ते में पहुंच जाती है ताकि वो अपने यंत्र को सही समय पर लॉन्च कर सकें। शुरुआत में सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक होता है और वो रसायन से भरे बैरल को हवा में छोड़ देते हैं, लेकिन कुदरत के आगे विज्ञान की एक नहीं चलती और वो बवंडर अचानक अपनी दिशा और ताकत बदल लेता है। देखते ही देखते वो तूफान एक विकराल राक्षस का रूप ले लेता है और उसकी गति इतनी तेज हो जाती है कि गाड़ी को संभालना नामुमकिन हो जाता है। केट और उसके दोस्त जान बचाने के लिए गाड़ी छोड़कर भागते हैं और एक पुल के नीचे छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार यह बवंडर F5 श्रेणी का है, जो लोहे और कंक्रीट को भी उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है। हवा का दबाव इतना भयानक होता है कि वो केट के दोस्तों को एक एक करके हवा में खींचने लगता है। जेब और बाकी साथी केट की आंखों के सामने उस अंधेरी आंधी में उड़ जाते हैं और उनकी दर्दनाक चीखें उस तूफानी शोर में दब कर रह जाती हैं। केट किसी तरह अपनी जान बचाती है, लेकिन जब तूफान थमता है तो वो पाती है कि वो अकेली बची है। उसके सारे सपने और दोस्त उस मलबे में दफन हो चुके हैं। इस हादसे के 5 साल बाद नजारा बदलता है और अब केट न्यूयॉर्क शहर की एक सुरक्षित इमारत में मौसम विभाग में काम कर रही है, जहां वो सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर तूफानों को देखती है और मैदान में जाने से तौबा कर चुकी है। उसका पुराना साथी जावी अब एक बड़ी कंपनी चला रहा है और वो केट के पास आता है एक नए प्रोजेक्ट के लिए। जावी उसे बताता है कि उनके पास अब मिलिट्री ग्रेड का एक नया रडार सिस्टम है, जिससे वो बवंडर का 3D नक्शा बना सकते हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। जावी जानता है कि रडार और कंप्यूटर सिर्फ आंकड़े दिखा सकते हैं, लेकिन हवाओं के मिजाज और तूफान के अगले कदम को बिना देखे भांप लेने वाला वो खास हुनर सिर्फ केट के पास है। केट पहले मना कर देती है क्योंकि पुरानी यादें उसे आज भी डराती हैं, लेकिन लोगों की जान बचाने की खातिर वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए ओक्लाहोमा वापस जाने को तैयार हो जाती है। जब वो ओक्लाहोमा पहुंचती है तो वहां का माहौल एकदम बदला हुआ है, क्योंकि अब तूफान का पीछा करना एक खेल और सोशल मीडिया का तमाशा बन चुका है। वहां उसे कई तरह के स्टॉर्म चेसर्स मिलते हैं, जिनमें सबसे मशहूर है टाइलर ओवेन्स, जो खुद को बवंडर को काबू करने वाला बताता है और अपने यूट्यूब चैनल के लिए खतरनाक स्टंट करता है। केट को टाइलर का यह लापरवाह और दिखावटी अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो जानती है कि तूफान कोई खेल नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम है। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता कि आने वाले दिनों में उसे इसी घमंडी यूट्यूबर के साथ मिलकर कुदरत के सबसे भयानक रूप का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ओक्लाहोमा के ऊपर एक ऐसा तूफान मंडरा रहा है जो इतिहास का सबसे विनाशकारी बवंडर साबित होने वाला है। और केट को एक बार फिर अपने अतीत के उस खौफ से लड़ना होगा जिससे वो भाग रही थी। वहां टाइलर केट से बात करने की कोशिश करता है, मगर केट उसे एक बिगड़ैल यूट्यूबर समझकर नजरअंदाज कर देती है और जावी के साथ तूफान वाले इलाके की ओर निकल पड़ती है। टाइलर भी अपनी अजीबोगरीब टीम और शोर मचाती गाड़ियों के साथ उनका पीछा करता हुआ वहीं जा पहुंचता है। रास्ते में टाइलर की तेज रफ्तार गाड़ी जानबूझकर जावी की गाड़ी के बिल्कुल पास से कट मारती हुई निकलती है, जिससे जावी हड़बड़ाकर अपनी गाड़ी मोड़ देता है और इस चक्कर में उनकी गाड़ी बाकी टीम से अलग हो जाती है। अब तूफान के बेहद करीब केवल केट और जावी ही अकेले रह जाते हैं और आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दोनों तुरंत गाड़ी से उतरकर अपने डिवाइस चेक करने लगते हैं। तभी केट को सामने विशाल बवंडर देखकर फिर से अपने पुराने हादसे की यादें घेर लेती हैं और उसे पैनिक अटैक आने लगता है। वो घबराकर जावी से वापस चलने को कहती है। उसकी हालत देखकर जावी अपना काम और डेटा छोड़कर मजबूरन लौट तो आता है, लेकिन इस बात पर वह केट से काफी नाराज भी होता है। उधर टाइलर अपनी टीम के साथ मौत के खेल का मजा लेते हुए तूफान के बिल्कुल बीच तक जाने की तैयारी करता है। वह अपनी गाड़ी को जमीन में ड्रिल करके पूरी तरह सुरक्षित कर लेता है ताकि हवा का असर उस पर ना पड़े। इसके बाद वे तूफानी हवाओं के बीच आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाते हैं, जिसे दूर खड़े केट और जावी देखकर हैरान रह जाते हैं। शाम तक सभी एक ही होटल पहुंचते हैं, जहां केट की मुलाकात दोबारा टाइलर और उसकी टीम से होती है।
और बातों बातों में उसे पता चलता है कि यह लोग सिर्फ तमाशा नहीं करते, बल्कि टाइलर की टीम का हर सदस्य तूफानों का विशेषज्ञ है। और टाइलर खुद एक बड़ा वैज्ञानिक है, जिसे जानकर केट काफी प्रभावित होती है। उसी दौरान जावी एक डीलर को तूफान से हुई जमीन की तबाही दिखाता है, जिसे देखकर केट को थोड़ा अजीब लगता है। मगर तभी खबर मिलती है कि एक और बड़ा तूफान बन रहा है और दोनों टीमें उस दिशा में निकल पड़ती हैं। रास्ते में उन्हें दो अलग अलग तूफान दिखते हैं, एक बहुत शक्तिशाली और एक हल्का, जिसे देखकर सब शक्तिशाली वाले की तरफ भागते हैं। लेकिन केट हवा के रुख में बदलाव देखकर जावी को उस हल्के दिखने वाले तूफान की तरफ जाने को कहती है। थोड़े संदेह के बाद जावी की टीम उसकी बात मान लेती है और केट का अंदाजा एकदम सही साबित होता है, क्योंकि हवा बदलते ही टाइलर की जगह वाला तूफान खत्म हो जाता है, जबकि केट जिस तरफ गई थी वो असली खतरनाक तूफान का रूप ले लेता है। इस बार केट डरती नहीं बल्कि हिम्मत दिखाकर उसका सामना करती है और जावी भी अपने उपकरण ठीक तरह सेट करके अपना मिशन पूरा करता है। नक्शे पर देखने से पता चलता है कि पास के एक गांव में बहुत नुकसान हुआ है। यह जानकर केट मदद के लिए वहां पहुंचती है और पाती है कि टाइलर और उसकी टीम पहले से ही लोगों की सहायता कर रही है। टाइलर की साथी बताती है कि वे अपनी टी-शर्ट और चीजें बेचकर जो कमाते हैं उससे गरीबों की मदद करते हैं। ये सुनकर केट के मन में टाइलर के लिए इज्जत बढ़ जाती है। इसी बीच जावी अपने डीलर को तबाह हुए गांव वालों से मिलवाता है, जिसे देखकर केट को शक होता है, पर वह समझ नहीं पाती कि जावी क्या करने वाला है। होटल लौटने पर टाइलर खाना लेकर केट से मिलने आता है और दोनों की अच्छी दोस्ती बन जाती है, जिसके बाद रात को वे मिलकर राहत के पलों में एक रोडियो गेम देखने जाते हैं। रोडियो गेम का रोमांच अचानक खौफ में बदल जाता है जब तेज हवाएं एक विकराल तूफान का रूप ले लेती हैं और स्टेडियम में भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भागते हैं। केट और टाइलर तुरंत मसीहा बनकर सामने आते हैं और लोगों को पास की एक मोटेल में ले जाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वो ढांचा इस आंधी को नहीं झेल पाएगा। इसलिए वो सबको लेकर एक स्विमिंग पूल के अंदर छिपने का फैसला करते हैं। इसी बीच कुछ लोग गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, मगर तूफान की ताकत उनकी गाड़ी को किसी सूखे पत्ते की तरह हवा में उछाल देती है। देखते ही देखते वो मोटेल भी तिनकों की तरह बिखर जाती है। केट अपनी जान पर खेलकर एक माँ और उसकी बच्ची को स्विमिंग पूल के नीचे सुरक्षित करती है, जबकि टाइलर उस मोटेल के मालिक को बचाने के लिए दौड़ता है, मगर मलबे की चपेट में आने से वो आदमी उसकी आंखों के सामने तूफान में बह जाता है। कुछ देर बाद जब आसमान साफ होता है तो तबाही का मंजर सामने आता है और जावी फिर से उसी लालची डीलर को लेकर गांव वालों की मजबूरी का सौदा करने आ धमकता है, जिसे देखकर केट का सब्र टूट जाता है और वो भरी भीड़ में जावी को रोककर चिल्लाती है कि वो एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक दलाल बन चुका है जो लोगों की बर्बादी पर मुनाफा कमा रहा है। इस पर जावी का अहंकार जाग उठता है और वो पलटकर केट के सबसे दुखती रग पर हाथ रख देता है कि उसे सही गलत का पाठ न पढ़ाए, क्योंकि उसके ही प्रोजेक्ट की गलती ने उसके 3 दोस्तों की जान ली थी। यह बात केट के दिल को चीर देती है और वो बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठकर वहां से अपने घर लौट जाती है, जो पास ही के एक कस्बे में था। सालों बाद अपनी बेटी को देखकर केट की मां की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। केट अपने कमरे में जाकर पुराने स्कूल प्रोजेक्ट्स और डायरियों को देखने लगती है, जिससे वो दर्दनाक यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। तभी टाइलर उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और उसे समझाता है कि उसने खबरों में वो हादसा देखा था और वो जानता है कि उसमें केट की कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो तो बस एक अनहोनी थी। इसके बाद टाइलर, केट और उसकी मां एक साथ खाना खाते हैं, जहां माहौल थोड़ा हल्का होता है। अगली सुबह टाइलर उसे हिम्मत देते हुए सुझाव देता है कि उसे अपने उसी पुराने थ्योरी पर फिर से काम करना चाहिए जिससे तूफानों को रोका जा सकता था। मगर यह सुनते ही केट का गुस्सा फूट पड़ता है और वो साफ मना कर देती है कि उसी मनहूस प्रोजेक्ट ने उसके दोस्तों को मारा था, इसीलिए वो दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाएगी। लेकिन शाम को जब टाइलर जाने लगता है तो केट उसे रोक लेती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि भागने से डर खत्म नहीं होगा, और वो माफी मांगते हुए कहती है कि उसे टाइलर की मदद की जरूरत है। जिसके बाद दोनों मिलकर नई ऊर्जा के साथ काम शुरू करते हैं और सारी कैलकुलेशन और रीडिंग को बारीकी से चेक करते हैं। फिर रसायनों से भरे कंटेनर और उपकरणों के साथ वो एक बार फिर तूफान के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। सही समय और जगह का चुनाव करके वो केमिकल को बवंडर के बीचों बीच छोड़ देते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि प्रयोग फेल हो गया, क्योंकि तूफान और ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में विज्ञान अपना असर दिखाता है और उसकी ताकत टूटने लगती है। आखिरकार वो विनाशकारी दानव शांत पड़ जाता है और अपना प्रयोग सफल देखकर केट की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन जावी शर्मिंदा होकर केट से मिलने आता है और अपनी गलती कबूलते हुए बताता है कि प्रोजेक्ट के लिए पैसों की कमी ने उसे गलत रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया था, जिसे सुनकर केट उसे माफ कर देती है। अगले दिन केट और टाइलर अपनी अपनी टीमों के साथ उस आखिरी और सबसे विनाशकारी तूफान का पीछा करने निकलते हैं,
जिसमें जावी भी शामिल होता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, दृश्य डरावना होने लगता है। धूल और मलबे की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता और हवाओं का दबाव इतना बढ़ जाता है कि भारी गाड़ियां भी डगमगाने लगती हैं। पास ही मौजूद एक रिफाइनरी मिल में बिजली गिरने से भयानक धमाके होते हैं और आग की लपटें तूफान में मिल जाती हैं, जिससे वो एक आग का बवंडर बन जाता है। यह देखकर जावी की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो लौटना चाहता है, लेकिन केट और टाइलर को शहर के लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ता देख उसका ज़मीर जाग उठता है और वो भी उनके पीछे हो लेता है। शहर पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां कयामत का मंजर है और वे अफरा तफरी में भागते लोगों को पास के एक मूवी थिएटर में छिपने के लिए कहते हैं। तभी अचानक हवा में उड़ती हुई एक बस टाइलर से टकरा जाती है और उसका पैर मलबे में फंस जाता है। ऊपर से पानी की एक टंकी उस पर गिरने ही वाली होती है कि सही समय पर जावी अपनी जान की परवाह किए बिना वहां पहुंचता है और टाइलर को खींचकर बचा लेता है। तीनों थिएटर के अंदर पनाह लेते हैं, लेकिन बाहर खड़ा तूफान इतना शक्तिशाली होता है कि वो थिएटर की पूरी छत को कागज की तरह फाड़ कर उड़ा ले जाता है और कई लोग हवा में खींचने लगते हैं। ये देखकर केट फैसला करती है कि अब छिपने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे इस राक्षस को खत्म करना ही होगा। वो बिना किसी को बताए केमिकल से लदी टाइलर की गाड़ी लेकर अकेले ही मौत के उस बवंडर के बीच घुस जाती है और तमाम मुश्किलों से जूझते हुए तूफान की केंद्र में पहुंचकर गाड़ी को जमीन में एंकर कर देती है और सारे केमिकल्स रिलीज कर देती है। कुछ ही पलों में तूफान के भीतर अजीब सी हलचल शुरू होती है और गाड़ी हवा में पलट जाती है, मगर केट का वार खाली नहीं जाता और धीरे धीरे उस तूफानी दैत्य की ताकत कम होने लगती है और अंत में वो पूरी तरह शांत हो जाता है। लोग बाहर निकलकर देखते हैं कि खतरा टल चुका है और सूरज निकल आया है। टाइलर और जावी बदहवास होकर केट की उल्टी पड़ी गाड़ी के पास दौड़ते हैं, जहां वो घायल होने के बावजूद जिंदा मिलती है और सब उसकी बहादुरी को सलाम करते हैं। कहानी के अंत में जावी केट को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है क्योंकि उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए न्यूयॉर्क वापस जाना था। तभी टाइलर भी उसे अलविदा कहने वहां आ पहुंचता है, लेकिन जब अनाउंसमेंट होती है कि फ्लाइट लेट है तो केट मुस्कुराती है और वो तीनों वापस साथ चल पड़ते हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि अब ये टीम हमेशा मिलकर तूफानों का सामना करेगी और इसी नई उम्मीद के साथ ये रोमांचक कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।